नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के दौरे और जनसभाओं का दौर शुरू हो गया है। पीएम मोदी शासकीय कार्यक्रम के साथ चुनावी शंखनाद करने 7 जुलाई को रायपुर पहुंच रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने सीधे तौर पर निशाना साधा है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर रोक की बात करते हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार के मामले बीजेपी से जुड़े हों तो प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं। अपने मित्र अडानी के घोटालों पर उनकी चुप्पी टूटने का इंतजार सारा देश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार थी। इन 15 सालों में नए भ्रष्टाचार के अनेकों रिकॉर्ड बने। घोटालों की जांच के लिए और आय से अधिक संपत्ति की जांच की शिकायत की गई और पीएमओ तक ये शिकायत पहुंची। केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के कारण रमन सिंह के घोटालों की जाँच नहीं हो पाई। वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कट, कॉपी और पेस्ट प्रवक्ता घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष आरोप नहीं लगाता, जांच कर कार्रवाई करवाता है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ आए। 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इन सब ने छत्तीसगढ़ में अनेक भ्रम फैलाने वाली बात की। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में भ्रष्टाचार पे रोक की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हालांकि हकीकत में जब अडानी के भ्रष्टाचार की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी की चुप्पी नहीं टूटती है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भ्रष्टाचार की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी मौन हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी के दल की छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सरकार थी। डॉक्टर रमन सिंह जी उस सरकार के मुख्यमंत्री थे। रमन राज के समय इस प्रदेश में अनेक घोटाले हुए, जिनके संबंध में जिन घोटालों की ईडी से जांच के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने ईडी के डायरेक्टर को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, लेकिन उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। ईडी ने भी संज्ञान नहीं लिया, प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान नहीं लिया। यहाँ तक कि रमन सिंह जी के आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमओ में भी शिकायत हुई थी, लेकिन उस पर भी उस प्रकार की यथोचित कार्रवाई जो होनी चाहिए नहीं हुई। मित्रों, जब विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की बात होती है तो बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी ठोस कारण के केंद्रीय एजेंसियां जांच के लिए पहुंच जाती हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ में घोटालों की एक लंबी सूची है। हम 34 घोटालों की सूची अभी आप सबको देंगे। इसके अलावा इस सूची को हम मेल में भी आपके पास उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज हम प्रमुखतः 6 घोटाले की बात करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इन 6 घोटाले जो रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ था, सब में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। इन घोटालों की आप ईडी और आईटी से जांच कब करवाएंगे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मांग किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने मांग किया। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि इन घोटालों की जांच हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता हो तो आप गुंडागर्दी कर सकते हैं। यदि आपको मरने का शौक है तो सरकार की व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ के किसी भी सड़क में जाओ, रौंदते हुए निकल जाएगी। सबसे ज्यादा मौतें हो रही, सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रही है, सबसे ज्यादा सामूहिक हत्या और हत्या हो रही है। यह सरकार किस मुंह से आरोप लगाती है? इनको तो 1 मिनट अपनी कुर्सी में रहने का अधिकार नहीं है। हम इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग आज गृह मंत्री जी से करेंगे कि यह सरकार को हटाया जाना चाहिए। यह संवैधानिकता खो चुकी है और ये नैतिकता खो चुकी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा में, लूट चरम सीमा में। नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ में दौरा है और दौरा की शुरुआत होने से पहले ही लगातार सियासत जमकर हो रही है। कांग्रेस ने घोटालों का लिस्ट जारी किया और आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन तमाम मुद्दों पर जवाब भी दिया। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी। चंद्राकर जी, आज गृह मंत्री शिकायत करने की बात आपने कहा है, क्या कुछ किन कारणों से? शिकायत नहीं है भाई, हमको जो स्थापित तथ्य हैं उससे अवगत कराएंगे और इस सरकार को हटाइए। छत्तीसगढ़ की जनता मुक्ति चाहती है, बर्खास्त कीजिए और केंद्रीय मद का जो दुरुपयोग हुआ है उसकी सीबीआई जांच कीजिए। ये जो घोटालों की बात आपने कांग्रेस ने लगातार कहा है, 34 घोटालों का जिक्र किया, क्या लगता है?
34 घोटाला में तो वो घोटाला क्या है, मानवीय त्रुटि क्या है, प्रशासकीय अनियमितता क्या है, उसको जानते नहीं, उनको समझ में नहीं आता। मैं बोला ना, वो फोटो कॉपी वाले हैं, कॉपी पेस्ट वाले हैं। मुख्यमंत्री जी के आगे पीछे में खड़े रहते हैं दो लोग, जैसे मुख्यमंत्री जी हटते हों, लिखते हों उसको याद करके, या कहीं थोड़ी बहुत याद करके, और रात को इसी भी खोलवा पहुंच जाते हैं। लगातार घोटाले बहुत सारे हुए हैं और कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो जेल जाएंगे, आपने कहा है। आपकी सरकार बनेगी, तुरंत जांच होगी, तुरंत, और जेल जाएंगे ये सब जांच के बाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती तो तमाम विषयों पर जांच होगी और कैबिनेट में जो मंत्री है वो जेल जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, किस तरीके से आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मेरे सहयोगी दीपेश प्रसाद, टीके शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर लगातार अब घमासान छिड़ता जा रहा है। दोनों ही पार्टियों में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और 7 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह हमलावर है। और देखना होगा कि अब क्या इसका नुकसान बीजेपी को या कांग्रेस को होता है। छत्तीसगढ़ में एक दूसरे के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस हमलावर हो रही है। और क्या इस हमले का चुनाव पर वाकई में असर होने वाला है, अब ये देखना बाकी है। कांग्रेस ने अंदरूनी डैमेज कंट्रोल को कर लिया है, टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर। अब बीजेपी को क्या अंदरूनी रणनीति को मजबूत करना है और कैसे कांग्रेस पर हमला करना है, ये उसे तय करना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री कल रायपुर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इसी को लेकर कांग्रेस भी लगातार हमलावर है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है उस पर कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है। कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ सिंह जागृत बीजेपी प्रवक्ता, प्रियंका शुक्ला नेता आम आदमी पार्टी, 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी, भाई आप क्या क्रांतिकारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कट कॉपी पेस्ट वाले प्रवक्ता है कांग्रेस के पास और ये सब जेल जाएंगे। झूठे आरोप लगा रहे हैं रमन सिंह के ऊपर आप, और ऐसी राष्ट्रवादी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हंसिए मुस्कुराइए मत, आप बिल्कुल गंभीरता से जवाब दीजिए। और बीजेपी पूरी तरीके से रमन सिंह को लेकर बचाव में है और भूपेश बघेल सरकार पर हमलावर है। सौरभ सिंह जी, पहले इनसे जवाब ले लेता हूँ एक बार, फिर बताइएगा कैसे कट कॉपी पेस्ट वाले प्रवक्ता हैं, कैसे कैबिनेट मंत्री जेल जाएंगे, पहले भी नहीं गए अब कैसे जाएंगे, और ये बदस्तूर सियासत में सब जगह जारी है। सत्यप्रकाश सिंह जी। जी चंद्रशेखर जी, सबसे बड़ी बात देखिए, इनके केंद्र के नेता आ रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, जेपी नड्डा जी हो, अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं, सबका स्वागत है। चुनाव है, उनके केंद्र नेता तो आएंगे, हमारे भी आएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आना ये सब लगा रहेगा चुनाव तक।
तो अगर देखिए जो हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने, मैं बोलूंगा हमारी पार्टी ने जो आरोप लगाया परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, देखिए कुछ बातें देखिए 34 घोटाले इनके समय में हुए 15 साल, ठीक है। अब उसको समझ जो 6 घोटाले मुख्य हैं, मुख्य 6 घोटाले ऐसे हैं जो ईडी से सीधा सीधा उसमें संबंध दिखता है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है जिसमें ईडी कार्रवाई कर सकती है। उसमें से देखिए नान घोटाला 37,000 करोड़ का, उससे में नान डेयरी में सिंह, मिस्टर सिंह, मिसेज सिंह, ये सब नाम मिला, एड्रेस मिला, एक्चुअल रेजिडेंसी सब मिला। उस पर ईडी की कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, मगर आज तक जवाब नहीं मिला। हमारी सरकार ने, सरकार बनते ही एसआईटी गठित की, मगर उच्च न्यायालय जाके उसको स्टे लेके आ जाते हैं। उसके बाद क्या वो शराब घोटाले की बात, उस पर भी जांच 2018 से चल रही है। उनके एक ओएसडी को रिटायरमेंट के बाद 9 साल तक ओएसडी बनाए रखते हैं, आबकारी विभाग में पता नहीं क्यों बनाए रखते हैं। सरकार आती है, इस्तीफा देके गायब हो जाते हैं, मगर भले 1 साल बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, जेल में भी बेल में है उसके बाद, उस पर भी जांच चल रही है। फिर आप पनामा पेपर पे बात कर लीजिए, फिर आप प्रियदर्शनी घोटाला, उस पर भी हमारी सरकार ने 2018 बनने के बाद विशेष अभियोजन बना के उस पर कार्रवाई की, कोर्ट में केस लड़े, और अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का आदेश आया फिर से केस खोलने के लिए, और जो इन्होंने नार्को टैक्स की जो रिपोर्ट छुपाई थी उसके तहत कार्रवाई करने के लिए, जिससे इसका नाम उसमें मैनेजर उमेश सिन्हा ने लिया था उसका नार्को टैक्स में, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। ये बात, और 2-3 और ऐसे घोटाले हैं जिसमें ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। पनामा का मैंने जिक्र किया, फिर आपका गौशालों के नाम पर जिन्होंने 1600-1700 करोड़ का घोटाला किया था, फिर चिटफंड घोटाला 6,000 करोड़ का, उसमें भी पत्र लिखा था, उसमें भी पत्र लिखा गया ईडी की आईटी की जांच के लिए। हमारी जांच चल ही रही है, भाई देखिए कुछ ऐसी जांच जो ईडी आईटी करनी चाहिए। भाई आप यहाँ पे ईडी आईटी का एक अलग से एक ऑफिस खोल के रखे हुए हैं विपक्षी नेताओं के ऊपर, विपक्षी दल के जो नेता उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, तो एक ऑफिस और खुलवा लीजिए कि हमारे दल के नेता के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है चंद्रशेखर जी, आप भी जानते हैं कि ईडी आईटी कहाँ जाती है। अरे भाई एकदम एकदम नहीं, अब आपने तो पूरा हमला कर दिया एकदम। सौरभ सिंह जी, क्या लग रहा है भाई, वो आपके ऊपर, आप उनके ऊपर आरोप खूब जम कर लगा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कहा कि भ्रष्टाचार भाषणों से खत्म नहीं होगा, तो इसका मतलब गंभीर इच्छा शक्ति राजनीतिज्ञों को चाहिए। खुद आपके केंद्रीय रक्षा मंत्री का बयान है, हालांकि इस पर सियासत नहीं हुई है, ये गंभीरता विपक्ष ने दिखाई है, क्योंकि उनका कद बयानों से बहुत ऊंचा है। वो कोई बात कहते हैं तो निश्चित रूप से उसे गंभीरता से लिया जाता है, सियासी गलियारों में बहुत आदर सम्मान से उस बात को देखा जाता है, इसलिए शायद सियासत उस पर नहीं हुई है। तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोप तो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार वाले आपको समर्थन देने महाराष्ट्र में आ रहे हैं और कभी कहीं आ रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए मैं आपको साफ साफ ये बता देना चाहता हूँ, 2003 में जब इनकी केंद्र में सरकार थी, तब से क्या अभी तक ये सो रहे थे? इतने जो भी ये घोटालों का बिंदु बताते जा रहे हैं सरकार में होते हुए आज छत्तीसगढ़ में, इतने साल तक क्या ये सोने का काम कर रहे थे? दूसरी बात, यदि इनके घोटालों में वाकई में प्रमाण होता तो ईडी आईटी आके उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब जांच बैठा सकती थी, परंतु आज जो कि इनके घोटालों में प्रमाण मिला है तभी ईडी आईटी आके इनके शराब घोटालों को गिना रही है और उस पर जांच बैठा रही है। उसके बाद कई इनके लोग जेल के सलाखों पर हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ईडी आईटी साक्ष्य पर बात करती, प्रमाण पर बात करती है, सिर्फ 34 बिंदु के घोटाले गिनाने पर ईडी आने वाली नहीं है, प्रमाण होना चाहिए। दूसरी बात, इनके घोटालों में कोयला घोटाला, सीमेंट घोटाला होता है, इनके लोग जेल के सलाखों पर होते हैं, चावल घोटाला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रमाण मिला है तभी ईडी आईटी आई है। और इतने साल से क्या ये सो रहे थे जब इनकी केंद्र में सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी 2003 में छत्तीसगढ़ में आई। दूसरी बात, इनके जितने भी घोटाले हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, इन्होंने तो जनता को ठग कर भाई साहब सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ महतारी बोलते हैं, उन्हीं महतारी को ठगा और कहा कि हम छत्तीसगढ़ में आएंगे, शराब बंदी करेंगे। इन्होंने शराब दुकान में डुप्लीकेट शराब बेची, ढक्कन बेचा, बोतल बेचा। भाई साहब, सरकार सेवा करने के लिए होती है, जनता के पैसे को खाने के लिए नहीं होती। इसी दर्द को लेकर टीएस बाबा 1 साल पहले इस्तीफा दे देते हैं कि मैं जिस प्रकार से घोषणा पत्र का सचिव रहा हूं, घोषणा पत्र मेरे निगरानी में बना है, कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ हो रही है कि घोषणा पूरी नहीं हो रही है,
और ये उनका इस्तीफा पत्र में साफ साफ मैं आपको दिखाना हाँ, चाहता हूँ, ये किया लिखा नहीं हुआ किया, है उनको फोन कि किया था, कहीं नहीं ना किया था उस कहीं समय? मैं इस नहीं, वादा उनको खिलाफी फोन से गया कि नहीं गया बीजेपी की नामंजूर तरफ से? हूँ, इस कारण मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। और उन्होंने इस्तीफा दिया, उसी को कांग्रेस पार्टी ने सुन नहीं डर रहे के हैं। मारे कुछ महीने पहले, चुनाव होने से कुछ महीने पहले इनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, ताकि इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं टीएस बाबा छत्तीसगढ़ की राजनीति में दम रखते हैं और सच्चाई कह रहे हैं। उस कारण इनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। और ये चाहे कितना डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर लें, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। आने वाले समय में इनको समझ आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ से इनका रास्ता साफ हो गया। नहीं, वो फोन वोन नहीं किया क्या आपने समय से? फोन किया था कि नहीं किया था? अरे सौरभ जी, फोन वोन नहीं गया था क्या? वो कह रहे थे मेरे पास बहुत बाहरी लोगों के फोन आ रहे हैं। सुन नहीं रहे हैं। चलिए प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे रही है छत्तीसगढ़ में, क्या लग रहा है किसके घोटालों पर कितना ध्यान है आपका? आम आदमी पार्टी का जो जन्म ही है वो एक भ्रष्टाचार एक आंदोलन से निकल के हुआ। और जैसा भी पूरी बातचीत में दोनों साथियों का सुन रही थी और आपके सवाल सुन रही थी, तो उससे आप देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पूरे देश में 2014 के बाद से एक वॉशिंग पाउडर लॉन्च हुआ है, मोदी वॉशिंग पाउडर। और अगर आप उसमें धुलने को तैयार हैं तो आप साफ हो जाएंगे, और अगर आप धुलने को तैयार नहीं है, स्पष्ट एक तो संदेश है। रही बात जो हमारे कांग्रेस के मित्र अपनी बात रख रहे थे, घोटालों की लिस्ट अभी जारी की है सरकार के लोगों ने, उनसे मेरा सवाल है आपके चल के माध्यम से कि बीते 5 साल जब बीत गए, जब कुछ महीने बाद चुनाव है, तो दोनों को जो दिखावा करना है कि देखिए हम अलग हैं, तो गंगाधरी शक्तिवान है, हम बार बार कहते हैं कि बार बार जो अगर बीजेपी को वोट दीजिए तो मैं आपसे कांग्रेस को जवाब जाएगा। लूंगा प्रियंका जी, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रियंका शुक्ला जी, तो क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ को कैसे देख रहे हैं आप जी? मैं बात वही कर रही थी कि देखिए देश के अंदर 2014 के बाद जिस तरह से अभी माहौल देख पा रहे हैं कि मोदी वॉशिंग पाउडर लॉन्च हुआ है। तो अगर आप मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलने के लिए तैयार हैं तो आप बच जाएंगे, है ना? तो और नहीं धुलने को तैयार है तो फिर आप जेल जाएंगे। उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण महाराष्ट्र है हमारे सामने अभी हाल का, जिसमें 3 दिन पहले भोपाल की रैली में मोदी जी बहुत बड़ा घोटाला गिना रहे होते हैं और 3 दिन बाद वो सारे पाप धुल जाते हैं। अब रही बात राज्य के अंदर की भूपेश बघेल की सरकार में, तो इन्होंने 5 साल तो कुछ किया नहीं, 5 साल तक इनको घोटाले नहीं याद आए। अब चूंकि कुछ महीने बाद चुनाव है, मुद्दों से ध्यान भटकाना है, तो किस तरीके से दिखाए कि नहीं नहीं हम तो भाई वो नहीं है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हम बार बार एक्सपोज करते आए हैं कि बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है, गंगाधरी शक्तिमान है। मतलब आप इनको वोट देंगे तो उनको वोट जाएगा, उनको वोट देंगे तो इनको जाएगा। और अभी मजे की बात है कि मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी कि बीते 2014 से 2021 के अंतर्गत लगभग 1100 कुछ नेताओं ने दल बदले हैं, और उसमें सबसे ज्यादा कोई गए हैं कहीं पर तो कुछ उसमें कांग्रेस के बड़े तादाद में नेता है जिनको बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी गई, और कहीं भाजपा के लोग कांग्रेस में तो उनको दे दी गई। तो इस तरीके से देखिए पूरा स्थिति है। अब ये जो कह रहे घोटालों की बात, देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार है, अच्छी पूरी तादाद में जनता ने इनको यहाँ पर चुना था राज्य के अंदर भूपेश बघेल को। 5 साल बीत गए, नसबंदी कांड, अखुड़वा कांड, गर्भाशय कांड, पीडीएस घोटाला, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पीडीएस घोटाला जैसा आरोप में जब ये वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, ये लेटर लिखा करते थे आलोक शुक्ला के लिए, कुटेजा के लिए, जो अभी रिपेयरिंग वर्क में अभी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं मान मनोवल के दौरान, उनके द्वारा भी पत्र लिखा जाता था। आज वही जब ये लोग सत्ता में आए तो इन्होंने उनको हाथों हाथ लिया, पद दिए, अपने साथ शामिल किया, गोदी में लेके घूम रहे हैं। तो इससे ये देखा जा सकता है कि ये कह क्या रहे हो, कर क्या रहे हैं। क्योंकि अब उनको एक दिखाना है कि नहीं हम तो करने को तैयार हैं, तो सवाल कर रहे हैं। कहाँ सरकार खुद सक्षम है जांच करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, उनको क्यों कहना पड़ रहा है? उनको करनी चाहिए थी जांच। भाई आपके पास पावर है, आपके पास पुलिस है, आपके पास एजेंसीज है, आप करिए, लेकिन आप भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये पूरा मसला। और सबसे बड़ी चीज के बाद अभी एक बड़ा उदाहरण हसदेव का जंगल,
हल्दियों के जंगलों पर जिस तरीके से स्टैंड सत्ता में आने के पहले था भूपेश बघेल का, उसके बाद जब वो सत्ता में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वही बीजेपी केंद्र के साथ मिलकर के आज वही आदिवासी की जमीन लूटी जा रही है, वही अडानी को जमीनें दे दी गई, वही जंगल काट दिए गए। तो ये दो बहुत अच्छे उदाहरण होंगे इस बात को समझने के लिए कि किस तरीके से कांग्रेस भाजपा का बहुत बढ़िया अघोषित गठबंधन कैसे चल रहा है देश के अंदर, और मोदी वॉशिंग पाउडर कैसे काम कर रहा है देश के अंदर। सौरभ जी, पहले तो आप अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए जो आरोप प्रियंका जी ने लगाए हैं, फिर मैं सत्यप्रकाश जी के पास जाऊंगा। कई घोटाले गिनवा दिए उन्होंने। देखिए, मैं आप सभी को साफ साफ ये बता देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जनता ने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस ने जनता को ठगा, परंतु जिस विश्वास से छत्तीसगढ़ में जनता ने कांग्रेस को चुना, तो उनके महत्वाकांक्षाओं पे खड़े होने का जो समय था वो जा चुका है। ये सिर्फ कुछ महीने शेष बचे हैं, सिर्फ घोटालों के बिंदुओं को गिनाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, घोटालों के बिंदुओं को गिनाओ मत, वो समय जा चुका है। आपको काम करने का समय था, आपने काम किया नहीं, कुछ महीने बचे हैं, आप अभी भी समय है, काम कर लीजिए, परंतु आपके कान में धुएं बिल्कुल नहीं रेंग रहे हैं। बिल्कुल आप उस प्रकार के काम कर रहे हैं जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में घोटालों का गढ़ आप बना चुके हैं, और ऊपर से शराबबंदी की जब आप घोषणा करते हैं, उसी छत्तीसगढ़ महतारी को आप छत्तीसगढ़ महतारी को मान के पूजते हैं, उन्हीं महतारियों को ठग कर आप सरकार बनाते हैं। उसके बाद उसकी होम डिलीवरी चालू करते हैं शराबबंदी की। उसके बाद आप युवाओं को जो 10 लाख नौकरी देने का वादा करते हैं, आज तक उन युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाई है। तो किस प्रकार की आप छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं? बेरोजगारी भत्ता के नाम पे ठगा आपने, 2500 कहा, आज जब 2500 देने की बात आई, वो भी 4:30 तक आप सो रहे थे। अभी याद आई कुछ महीने पहले, आप गिने चुने बच्चों को, बेरोजगारों को, जो आज बेरोजगार है, उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी 100 पैमाने लगा दिए, फलाने सर्टिफिकेट चाहिए। तो जिस प्रकार की आप राजनीति कर रहे हैं, जनता देख रही है। महिला सहायता समूह का प्रियंका जी ने एक बात का वादा किया गया था, सौरभ जी, वो वादा नहीं हुआ। वही महिला सहायता समूह आज धरने पर बैठे रहती हैं, भूपेश बघेल जी चुप रहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य साफ है, इतने सारे प्रमाण हैं जो रोज पेपर पे आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले शराब घोटाला भी पेपर पे आया। तो ये प्रमाण जो है ईडी सब देख रही है, जांच एजेंसियां देख रही है, तभी इन पे आरोप लग रहे हैं और इनके जो व्यक्ति हैं वो जेल पर जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सौरभ जी, प्रियंका जी ने जो कहा कि भाई आप सुन नहीं रहे सौरभ जी, सौरभ सिंह जी, प्रियंका जी ने कहा कि प्रधानमंत्री भोपाल में बोल रहे थे कि एनसीपी के भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार, उसके बाद एनसीपी आपके साथ आ जाती है। जी क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे थे भोपाल में कि एनसीपी को भ्रष्टाचार को लेकर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार को लेकर, और उसके बाद 3 दिन बाद एनसीपी आपके साथ आ जाती है। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस प्रकार से संगठन काम करता है, एनसीपी के संगठन कमजोर है। जहाँ भी कांग्रेस की संगठन है वो भी कमजोर है। इनको अपने विधायक, मंत्री, नेता को विश्वास ही नहीं है अपने बड़े नेताओं पे, तो वो इधर उधर जाने का तो प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में ऐसे ही हुआ, उनका संगठन कमजोर है, उनको खुद के नेता पे, खुद के पार्टी पे विश्वास नहीं है, तब तो वो दूसरी के जगह जा रहे हैं। उनको जरूरत क्या है? दूसरी बात, उनको मालूम है कि हम उस दल के रहेंगे तो जनता की सेवा कर नहीं पाएंगे। वैसे ही केंद्र, अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, आप देख रहे होंगे, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो घर है दिल्ली में, वहाँ पर बाढ़ आ चुकी है। भाई साहब, जाएंगे तो 2-2 फीट 3-3 फीट तक पानी भरे। कह नहीं रहे, दूसरे की देख रहे हैं, अपनी तो कहिए ना। मैं सवाल पूछ रहा हूँ एनसीपी पे, आप जवाब दे रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, कांग्रेस पे, भूपेश बघेल पे। खुद के शासन में खुद के मंत्री। अरे भाई, अपने ऊपर देखिए ना, क्या बना पाएंगे भाई साहब? आपके अपने ऊपर। एनसीपी से कह रहे थे 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, आप भी दिल्ली खबर नहीं करते क्या? हम क्या कर रहे हैं नीचे जी? अरे दिल्ली में बताते नहीं है क्या हम क्या कर रहे हैं नीचे नीचे?
दिल्ली खबर नहीं पहुंचाते क्या? नहीं, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हो? अरे मैं कह रहा हूँ दिल्ली में खबर नहीं पहुंचाते क्या? हम क्या कर रहे हैं नीचे नीचे? वहाँ बम्बई में आप गठबंधन कर रहे थे एनसीपी के साथ, प्रधानमंत्री वहाँ वक्तव्य दे रहे थे भोपाल में एनसीपी के साथ, बोले एनसीपी ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। तो आप भी खबर पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते भाई? देखिए देखिए देखिए, ऐसा है, मैं आपको पहले भी कहा, इनको खुद के पार्टी पे विश्वास है नहीं, और यदि घोटाला किए तो वो कोई भी पार्टी में रहे, जाना अंदर उनका तय है, जो गलत करेगा अपराधी रहेगा वो अंदर जाएगा, परंतु इनके पार्टी पे इनको विश्वास नहीं है, विधायक मंत्रियों को, कि इनकी पार्टी जनता की सेवा ढंग से कर नहीं सकती, तो ये भारतीय जनता पार्टी आते हैं और सेवा करने का प्रयास करते हैं। पुराने पापों को भारतीय जनता पार्टी धो नहीं पाएगी। आज जो वास्तविकता है, आज प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा फल पाएगा। जो पुराने इतिहास है, जिसने पाप किया उसको फल तो होना ही पड़ेगा। अच्छा, वहाँ आपके यहाँ केवल सियासी शुद्धि हो रही है, कुछ और भी हो रही है कि भाई कोई बीजेपी आएंगे तो प्रेजेंट में नहीं धोना पड़ेगा, पुराने पाप को तो आपको धो के चलना ही पड़ेगा भाई साहब। पुराने पापों का फल आपको मिलेगा। पहले पवार जी और सब दुनिया के लोग भ्रष्टाचारी थे, इतने 1000 करोड़ का था, 3 दिन बाद आ गए, तो मतलब ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब यही हम कहना चाह रहे हैं चंद्रशेखर जी, कि यहाँ पर जो मोदी वॉशिंग पाउडर चल रहा है ना, कि 3 दिन तक आप उसके लिए खूब हल्ला कर लीजिए, इतने 1000 करोड़ इन्होंने घोटाले कर दिए, और जैसे इनकी पार्टी में शामिल, ये खुद कह रहे हैं, ऑन चैनल कह रहे हैं कि वो तो भुगतेगा और यहाँ आएगा तो उनको विश्वास नहीं है। सर, गोलमोल बात नहीं होती है, बात ये होती है भ्रष्टाचारी है तो जेल जाना चाहिए, उसको बचाने का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ बीजेपी में शामिल हो भ्रष्टाचारी में यदि लिप्त होंगे तो वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आप में हो, जेल जाना उनका तय रहेगा। परंतु वो बीजेपी में आते इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ उनकी दाल गल नहीं रही है, वो जनता की सेवा कर नहीं पा रहे, इसलिए बीजेपी में आते। ठीक है। ब्रजभूषण प्रकाश जी, मैं आ रहा हूँ, प्रियंका जी आ रहा हूँ। प्रकाश जी, क्या कारण है ऐसा कि भाई उन्हें ये लगता है कि यहाँ पे आत्मा शुद्ध हो जाएगी? ये सौरभ भैया सही में जवाब ढंग से दे नहीं रहे। बात राजनीति की चल रही थी, लेकिन दर्शन पे, अध्यात्म पे चली जाती है जब शुद्धिकरण की बात आती है। तो कैसे हो पा रहा है, संभव कैसे हो रहा है? सौरभ जी बोल रहे हैं कि उनके जो पाप हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, कहीं भी हो, तो वो तो होंगे। भैया सौरभ भैया, हेमंत बिस्वा शर्मा का केस का क्या हुआ स्टेटस, वो भी थोड़ा याद दिला दीजिए हमको, क्या हुआ उस केस का। बेलारी ब्रदर्स का क्या हुआ, बंगाल में अधिकारी लोगों का क्या हुआ, वो भी केस का थोड़ा बता ही देते लगे हाथों यहाँ पे एक प्रतिष्ठित चैनल में बैठ गए। तो देखिए चंद्रशेखर जी, आपको भी मालूम है कि अभी ईडी आईटी हो, ये किस तरह से काम कर रही है। अभी विपक्षी दल में है तो आपको परेशान किया जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ में तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ईडी आईटी ने अपने बच्चों तक को यहाँ पे एडमिशन करा दिया है, तो ये हालत तो सबके सामने है। और दूसरी बात, अगर आप इनके उसमें चले जाते पार्टी में तो आप शुद्ध हो जाते हैं, तो ये तो सबके सामने चल रहा है, इसमें तो नई बात नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है कि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, छत्तीसगढ़ में इनके पास भाजपा की मैं बात करूंगा तो भाजपा का काम दिखाने के लिए है क्या? 15 साल की अगर बात की जाए, 15 साल के पास है क्या दिखाने के लिए? 15 साल में कुछ काम तो किया नहीं घोटाले के अलावा। तो देखिए, मैं चंद बातें बस मैं बोलूंगा, मैं अपनी सरकार की मैं तारीफ नहीं करूंगा, ये केंद्र सरकार के माध्यम से बात बता रहा हूँ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही, इवन आज की मैं एक प्रतिष्ठित अखबार की आपको बात दिखा रहा हूँ, इसमें क्या छपा है, वो आज ही के अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार का मैं रखा हूँ, उस पर बाकायदा लिखा कि गोवर्धन योजना में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1, केंद्र सरकार के तहत आ रहा है। देखिए, हमारी सरकार का नहीं। उसके बाद आप बात कर लीजिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 40 किलोमीटर तक की लंबी सड़क के तहत दूसरे नंबर पे। जल जीवन मिशन में जल जीवन मिशन केरल, असम, मध्य प्रदेश के बाद को भी पछाड़ते हुए आगे निकल चुका है। तो ये इनकी सरकार, केंद्र सरकार की तारीफ कर रही है। और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बता देता हूँ, 61 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिसमें 10 जिला अस्पताल भी है, और उसके तहत 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। और बता देता हूँ, भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय प्रसव सुविधा के लिए 5 जिला अस्पतालों को भी पुरस्कार दिया गया था, दुर्ग, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर। तो हमारी सरकार जो काम करी केंद्र सरकार को दिख रहा है, मगर दिक्कत क्या है ना, प्रदेश में इनको मालूम है मुद्दे है नहीं, चुनाव लड़ना है, कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो उन बयान देते हैं। जैसे अभी आपने उस मामले में पूछा थे कि भोपाल में बयान देते हैं, तो वही हालत यहाँ भी है। यहाँ समन्वयक वैसे नहीं बैठ रहा है कि भारत सरकार वहां से छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ कर देती है, उसके बाद यहाँ प्रदेश के नेता बयान देते रहते हैं, तो इनकी हालत बहुत खराब है चंद्रशेखर जी। देखिए, और सबसे बड़ी बात, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर देता हूँ, वो जो आरोप लगा रही थी, इनको थोड़ा चाहिए। मैं 5
मैं दो चार जो इनके समय घोटाले हुए थे उनकी याद दिला देता हूँ। नान घोटाले की एसआईटी गठित हुई थी जो हाईकोर्ट में जाके स्टे लेके आते हैं। पनामा पेपर्स में भी हमने ईडी को लिखा था। फिर उसके बाद जो चारा घोटाला उसमें ईओडब्ल्यू का केस चल रहा है। इनका 4400 करोड़ का शराब घोटाला उसमें भी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई केस चल रहा है। उसमें भी एक आदमी अरेस्ट हुआ था जो अभी बेल पे बाहर है। तो हमारी सरकार पहले से काम कर रही है। सतप्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सतप्रकाश जी, अपनी बात संक्षिप्त में रखिए, फिर मैं प्रियंका जी आपको और सौरभ जी आपको सुनूंगा। जी सतप्रकाश जी। इनके तो उप मुख्यमंत्री खुद में अंदर बंद है, तो ये घोटाले की बात क्या करें। और ये बोल रहे थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के पार्टी बनाए। अरविंद केजरीवाल जी खुद बोले थे कि कुर्सी में कुछ है, उनको मालूम था कुर्सी बैठेंगे हमें भ्रष्टाचारी हो जाए। और क्या क्या नहीं बोला था सबको मालूम है। और आज कितना करोड़ का बंगला है, कितना करोड़ का स्विमिंग पूल है, वो भी सबके सामने। और इनको वही मैं बोल रहा हूँ कि तैयारी के साथ बैठना चाहिए। हर एसआईटी जांच हमने गठित की थी जो 18 में चुनाव होते सरकार बनते ही, मगर बीजेपी के नेता वरिष्ठ नेता स्टे ले लेके आए हैं। और उसके बाद ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि भाई आपके लोग स्टे ले आते हैं तो आप अपनी ही ईडी से जांच करा लीजिए। अगर आपको भरोसा नहीं है हमारे ऊपर, हमारी पुलिस के ऊपर, हमारी एसआईटी के ऊपर, तो आप अपनी ईडी से जांच करा लीजिए। ये तो हमारे मुख्यमंत्री ने पहले लिखा था, 2018 से पत्र लिख के आ रहे हैं, क्योंकि ये सुन नहीं देता। और एक बार सौरभ जी बोल रहे थे कि हमारी यूपीए की सरकार थी। अरे भैया, झीरम घाट में जब हमारी यूपीए सरकार के तहत एनआईए ने चार्जशीट दायर की थी, उसमें 2 नक्सलियों का नाम लिखा गया था। मगर जैसी 2014 में सरकार बदलती है वो दोनों नक्सलियों के नाम बाहर हो जाते हैं चार्जशीट से। तो ये तो इनके सबके सामने है। अरे हमारी सरकार यूपीए सरकार में जांच चल रही थी, उसमें कार्रवाई हो रही थी। इनकी सरकार बदलते ही दोनों नक्सली को चार्जशीट से बाहर क्यों कर दिया जाता है? मैं आ रहा हूँ जनता। सौरभ जी आ रहा हूँ, एक बार प्रियंका जी को सुन लीजिए। प्रियंका जी। जी, मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगी फिर से कि देखिए, जेल जाने की बात है तो जेल गांधी भी गए, जेल भगत सिंह भी गए, तो वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। तो जो अच्छा करेगा, जो शिक्षा पे बात करेगा, जो स्वास्थ्य पे बात करेगा, जो शिक्षा को डिबेट का मुद्दा बनाएगा, वो जेल जाएगा आज की डेट में। और अभी अपनी ही बात में फंस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने जांच, सर किसी की जांच एजेंसी खेल के तो इतना मतलब जनता को इन्होंने वो कर दिया है। मुझे बताइए कि जांच नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, तब तक जिसके लिए आप लेटर लिख रहे थे, आलोक शुक्ला, उसका वो कहाँ है आज, किस पद पे है आज, उनको क्यों गोदी में लेके घूम रहे हैं? अनिल टुटेजा, मान लीजिए जांच की रिपोर्ट नहीं भी आती, नैतिकता क्या कहती है? आपने उनपे तो आरोप लगाए थे, बाय नेम आपने लेटर लिखे थे, आपने उनके लिए क्या किया? उसके बाद आप आइए हसदेव के मुद्दे पे, जो मध्य भारत का फेफड़ा कहे जाने वाला हसदेव का जंगल है, उस पे आपके हजारों ट्वीट मिल जाएंगे। आदिवासी के पक्ष में मदनपुर में जाके सभा करके आते हैं राहुल गांधी, वो भाषण देते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं वैसे यू टर्न मार लेते हैं। आप जंगल कटवा देते हैं, अडानी को जमीनें देना शुरू कर देते हैं, वहां पे खदानें इनडायरेक्टली उनको देना शुरू कर देते हैं। इस पे क्या स्टैंड है आपका? तो ये जांच, रही बात झीरम घाटी कांड का, तो मैं वाकई में दुखद घटना है और आज तक सिर्फ उस पर राजनीति होते आ रही है। वही कांग्रेस के नेता है, लेकिन उसके बाद भी उनको जब न्याय नहीं मिल पा रहा तो समझ सकते हैं कि बाकी जनता की स्थिति क्या होगी। नसबंदी कांड, अखफोड़वा कांड, दुनिया की जो इन्होंने 36 लिस्ट घुमाई है, दिखाई है, उससे और बड़ी लिस्ट हमारे सामने है। और रही बात जेल की, तो इनके ही एजाज ढेबर जी का भाई जेल गया हुआ है, तमाम ईडी के छापे पड़े, सुपर सीएम दुनिया जानती है कि कौन चला रहा है सरकार यहाँ पर, कौन सरकारें चला रहा था यहाँ पर। बघेल जी नहीं सरकार चलाते थे, बोलते थे सुपर सीएम है इनके एक महिला, वो चलाती थी, आज जेल में है। इतने सारे अधिकारी जेल गए, इनके खुद के नेता के भाई जेल गए, दुनिया के जेल गए। मजाल है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक भी ईडी के छापे में एक भी यहाँ का बड़ा नेता जेल चल देगा? यही तो अंतर हम दिखा रहे हैं। छुट भैये लोग जो प्यादे हैं, हम तो पूरा इनके यहाँ देखिए इतने विभाग है, इतने विभाग में भी चाहे वो शिक्षा का मामला, चाहे स्वास्थ्य का मामला, एक भी मंत्री को कोई नहीं जानता है। कौन बोलेगा? भूपेश बघेल। कौन करेगा? भूपेश बघेल। सब जानते हैं कि सब कुछ सीएम हाउस से चल रहा है और सीएम का हाउस दिल्ली से चल रहा है। तो इनसे ये सवाल है कि आप ये बता दीजिए कि जिन लोगों को आप लेटर लिखते थे, लव लेटर लिखते थे, उनको गोदी में लेने की कौन सी मजबूरी पड़ गई? उन पे कार्रवाई नहीं करने की कौन सी मजबूरी पड़ गई? हसदेव के मुद्दे पे कौन सी मजबूरी पड़ गई? लैंड तो आपका इशू है, लेकिन उस पे कौन सी मजबूरी पड़ गई? इतने सारे मामले हैं, एक मामले नहीं है। तैयारी की बात, तैयारी आप एक दिन पूरा दीजिए, आइए बैठिए, सामने बैठ के बात करेंगे। एक पूरा दिन दिया जा सकता है इन मुद्दों पे, एक दिन नहीं कई दिन कम पड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है आरोप प्रत्यारोप से उठकर अगर छत्तीसगढ़ का भला करना है
तो एक साफ राजनीति की जरूरत है, जो आम आदमी पार्टी करते आ रही है लगातार, दिल्ली के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो और छत्तीसगढ़ के अंदर, चाहे जहां पर, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी शुरू से वही पॉलिटिक्स करती आई है। हम मुद्दों पे बात करते हैं, हमारे मुद्दों की पॉलिटिक्स है, और वही है कि मोदी वॉशिंग पाउडर में नहीं नहाएंगे तो आप जेल जाएंगे। वो हमारे सामने उदाहरण है, अभी खुद ही कह रहे थे मित्र, और उसके बाद उसी पे पलट के कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा। तो ये मुझे लगता है कि दोहरा ठीक है, चक्र ठीक है, नहीं ठीक होना है, चाहिए इस सुनिए, तरीके से। सौरभ जी बोलिए बोलिए बोलिए। रखिए रखिए अपनी बात रखिए सौरभ जी। सौरभ जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? सत्यप्रकाश जी, प्रियंका जी इतने आरोप लगा रही थी, इनका जवाब दे दीजिए एक बार। सत्यप्रकाश जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, प्रियंका जी क्या लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों का कोई निदान होने वाला है या नहीं होने वाला, क्योंकि सियासत लगातार कहीं ना कहीं अनदेखा करता जा रही है हर काम को? नहीं जी वही कहना चाहती मैं वही कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक साफ सब कुछ है छत्तीसगढ़ के अंदर, सब कुछ है, जल है, जंगल है, जमीन है, रिच एरिया है हमारा, बिजली बनती है, जमीन है, जंगल है, पहाड़ है, हर तरह से रिच है, मिनरल्स है सारे। इसके बाद भी सिर्फ एक चीज की कमी है, नेताओं के अच्छे नेता नहीं है यहाँ पे, नियत नहीं है यहाँ पे। अगर नियत होती तो सारी चीजें होती। हम अभी क्या खेल रहे हैं डिबेट में, जो हमारे चिंतन का विषय क्या, आरोप प्रत्यारोप। आपके नेता वहाँ गए, आपके नेता वहाँ गए, अरे ठीक है हम गलत होंगे तो हम भी जेल रहेंगे, हमारा दिक्कत हम करेंगे। दिक्कत यहाँ पे जनता केंद्र में नहीं है, दिक्कत ये कि मुद्दे में केंद्र जनता नहीं है, केंद्र में कभी कांग्रेस होता है, भाजपा। आप आदमी पार्टी के लिए ना भाजपा एडजस्ट करती है, न मुद्दा हमारा भाजपा है, न कांग्रेस हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा है जनता का जो मूलभूत सुविधा उनको पहुंचनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा। एक रात में महिला निकले तो उसे डर ना लगे, एक बच्चे का कुपोषण, ये सारी चीजें जो यहाँ का मुद्दा है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। एक बार आपने इतने सारे आरोप लगा दिए, बहुत सारे आरोप हो गए आपके। सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं पहले तो। सौरभ जी अपनी बात रखिए। देखिए, दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी जहां पर राज कर रही है, आज अभी आप न्यूज चैनल कोई भी खोल के देख लीजिए, सिर्फ वहां पानी के मुद्दे दिख रहे हैं। गंदा पानी, रोड में पानी, सड़क नालों में पानी बह रहा है ना। तो ये आम आदमी पार्टी को पहले दिल्ली संभाल ले, फिर छत्तीसगढ़ का रूप देखेंगे। दूसरी बात, यदि छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस सरकार 4.5 साल से है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ कह देना चाहता हूं कि आरोप या घोटालों की राजनीति करना बंद करें। आप सिर्फ और सिर्फ जनता छत्तीसगढ़ में महतारी कहते हैं। प्रियंका जी सुन लीजिए तो अभी थोड़ा ही चुनाव हो रहा है, एक बार सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए आप। हाँ प्रियंका जी एक बार सुन लीजिए आप, सुन लीजिए तभी बात रखो। जी बोलिए सौरभ जी। मैं बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार राज कर रही है। भूपेश बघेल जी को सिर्फ भौरे बाटी और गेड़ी में चढ़ने से मतलब है। यहाँ की छत्तीसगढ़ी संस्कृति सब जानते हैं, सब वाकिफ है और सब छत्तीसगढ़िया है। मेरे कहने का मतलब ये है, भैया तोड़ो फोड़ो की राजनीति बंद करिए। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आज भू माफिया पर बैठ चुके हैं, सरकारी नहरों को काट कर ये बेच रहे हैं, आज सिर्फ छत्तीसगढ़ घोटालों का गढ़ बन चुका है, जंजाल बह चुका है, जहां देखो घोटाले हैं। परंतु हमारा विपक्ष का दायित्व है, हम वो निभाएंगे, जनता को बताएंगे। जो कांग्रेस की खामी है हम बताएंगे, परंतु कांग्रेस उस खामी को खत्म करने का प्रयास करे, ना कि बीजेपी पे आरोप लगाने का प्रयास करे। आपका आरोप लगाने का समय नहीं है भाई साहब, आपका जनता की सेवा करने का समय है। आरोप हम लगाएंगे जो कि सिद्ध है और प्रमाण है, पेपर में भी आ रहे हैं, तो हम आरोप लगा रहे हैं और उसके लिए जंगी लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरा सिर्फ ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, भूपेश बघेल जी कुछ समय बचे हैं, सेवा कर लीजिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और आपसे अच्छा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला के दिखाएगी। क्योंकि आप आज अच्छे से सरकार नहीं चला पा रहे हैं, तभी उप मुख्यमंत्री बैठाना पड़ रहा है, नहीं तो क्या जरूरत थी। एक अच्छा शासन आप कहते हैं छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो उप मुख्यमंत्री बैठाने की क्या जरूरत थी। तो मैं आप सबको साफ साफ ये कहना चाहता हूं, सौरभ जी आप बहुत मतलब उनको बनाए तो आफत, नहीं बनाए तो आफत। पहले आप कह रहे क्यों नहीं बनाया, अच्छे आदमी है, अब कह रहे बना दिया तो क्यों बना दिया।
इनकी आला कमान ने यही तय किया था। वो तो बेचारे टीएस बाबा जी फंस गए। 2.5 साल का जो वादा था वो पूरा हो नहीं पाया। केंद्र नेतृत्व को समझ आ गया कि टीएस बाबा जी कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनको वापिस ले लिया। परंतु मैं आपको बता दूं, आज भी टीएस बाबा कहीं ना कहीं अंदर असंतुष्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने जो 1 साल पहले अपना इस्तीफा दिया था और जो कि कुछ महीने खुद कहा है इनके पास इज्जतदार लोग हैं ना जी। अरे भाई, कांग्रेस के पास इज्जतदार लोग हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं खुद। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो इज्जतदार लोग हैं उनकी इज्जत नहीं है कांग्रेस में। तभी वो इधर उधर भागने का प्रयास करते हैं। इनका आपस का मामला है। सत्यप्रकाश जी, भाई प्रियंका जी ने बहुत आरोप लगा दिए आपके ऊपर। प्रियंका जी सुन तो लीजिए भाई, अब आप ही सवाल करती रहेंगी तो उन्हें जवाब तो देने दीजिए। आप एकदम थोड़ी बहुमत में आ जाएंगे कि पूरा एकदम आज ही चुनाव लड़के बहुमत में आ जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप सवाल जवाब ले लीजिए आप मुझसे। सत्यप्रकाश जी अच्छा, यहाँ पे अपने पक्ष रख लिया हमारी पार्टी का प्रवक्ता के नाते, मगर थोड़ा सा उनको अपना थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए। अभी हंसदेव 4 बार इन्होंने रन किया। हंसदेव देखिए, माइंस दिल्ली में होती नहीं, इसलिए इनको शायद आइडिया नहीं होगा। माइंस कौन बंटवारा करता है, कौन उसका ठेका बांटता है? केंद्र सरकार बांटती है। उसके बाद हंसदेव में जब मामला उठा तो उसको रोका किसने? किसकी शक्ति की वजह से रोका? आज वहाँ पे जो टेंडर वो निरस्त किया गया और पेड़ों की कटाई रुकी हो, किसकी वजह से हुआ? ये थोड़ा इनको पढ़ के आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वन अधिकार पट्टे 5 लाख से ज्यादा वन अधिकार पट्टे हमारी सरकार ने दिया है। और एक और बात, जब रमन सिंह सरकार में जो आदिवासियों की जमीनें हड़प हड़प के जो व्यापारियों को दी गई थी, वो भी हमने वापस दिलाई आदिवासियों की। तो ये हमको ना सिखाए कि क्या आदिवासी के साथ करना चाहिए, क्या पर्यावरण के लिए करना चाहिए, क्या वन के लिए करना चाहिए। देखिए, अपना पहले दिल्ली संभाला, वहाँ पे जो हालत अभी बारिश में होने वाली है उनको सबको मालूम है। एमसीडी में भी बैठ गए, पहले तो इनके पास बहाना मिल जाता था। खैर मैं उसको ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, दिल्ली की बात है, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा। देखिए, हमारी सरकार, मैंने अभी आपको खुद गिनाया कि हमारी सरकार को केंद्र सरकार खुद तारीफ करती है, मगर इनको यहाँ पे राजनीति करनी है, चुनाव आ रहा, उसके तहत खुद न खुद बयानबाजी करनी है। और एक और बात मैं बोलूंगा, देखिए हमारे पीएस सिंहदेव जी की 12 बात करते हैं। ये पीएस सिंहदेव जी ने खुद ने बयान दिया था कि भाई मेरे पास फोन आए थे, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं ने मेरे से संपर्क किया था, मगर जब वो नहीं कर पाए, इनका जो लोटस जो चलता है, जब वो फेल हो गया, तो इसके बाद ये लोटस नहीं चलता। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? लोटस नहीं चलता है, अब चलता है ऑपरेशन विभीषण। अब विभीषण चलता है, मगर एक लोटस इनके पहले बहुत लोटस चलता था, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो वो जब फेल हो गया, चाहे विभीषण और लोटस जो भी वो फेल हो गया था, अब ये वापस आ गई उनसे बयानबाजी करने में। इनको देखिए मालूम है कि यहाँ तो इनकी कुछ दाल गलने वाली नहीं है, हालात इनकी बहुत खराब है। इनके नेता, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा चंद्रशेखर जी। अमित शाह जी यहाँ पे डेरा डाल चुके हैं। यहाँ पे पिछले कल आए हैं, रात भर 1-to-1 मीटिंग ली है। देखिए, रमन सिंह जी एक बार, ब्रिजमोहन जी से एक बार राजेश एक साथ सामूहिक मीटिंग नहीं ली है, 1-to-1। तो 1-to-1 आपको क्यों लेने की जरूरत पड़ गई भाई? आप अगर आपको मीटिंग एक साथ लेके बैठ सकते हैं, मगर उनको 1-to इसलिए नहीं पड़ रही कि एक करके समझा रहे हैं कि भाई मिलकर लड़िए, गुटबाजी मत कीजिए, हमको चुनाव में जाना है, जनता के पीछे जाना है। तो ये हालात इनके यहाँ है। और अभी भी रायपुर में आप घूम के देखिए चलेगा, जब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो इन्होंने होर्डिंग्स टांगे, उसमें कहीं के तो रमन सिंह जी गायब है, कहीं सांसद सुनील सोनी गायब है। तो गुटबाजी खुल के सामने दिख रही है, सड़कों पर जनता के बीच में दिख रही है। अभी मोदी जी के आने की वजह से गुटबाजी और चरम पे दिख रही है। हर किसी को मोदी जी के सामने अपना चेहरा चमकाना है और उसी में से पोस्टर में तो उसको हटाना है जिसका चेहरा नहीं दिखाना है। और अभी मैं एक और बात बोलूंगी, 15 साल की तारीफ बहुत कर रहे थे भाई। 15 साल इन्होंने तथाकथित जो विकास किया, मगर उसी विकास के जो थे करता जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सत्यप्रकाश सिंह जी, मैं वही बोल रहा था, जो कथाकथित विकास की बात करते बीजेपी वाले 15 साल की, तो उसी कथाकथित विकास में जो आधार थे रमन सिंह, उनको आज क्यों किनारे करके रखते हैं और उनका चेहरा क्यों नहीं सामने लेके आते हैं कि हम ये रमन सिंह जी को सीएम बनाएंगे, इनकी नेतृत्व में लड़ेंगे। देखिए, हमारा कैंडिडेट नेतृत्व आता है, वो बोल के जाता है कि हम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, सी एस बाबा के नेतृत्व में, मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मगर इनका केंद्रीय नेतृत्व आता है, किसी के बारे में नहीं बोले। अरुण साव जी यहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में नहीं बोलते कि भाई हम उनके नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं। तो हालत क्या सबके सामने है। और एक और बात मैं बोलूँ, इनको दिक्कत क्या थी बाबा जी से, भाई डिप्टी से मनाया गया, जो अभी ये बात बोलते नहीं संभाला है,
भाई आप यूपी में तो 2 डिप्टी सीएम लेके घूम रहे हैं आप, मतलब यूपी आपको समझ ही नहीं, आप ये बोल दीजिए। गुजरात में आपके डिप्टी सीएम थे, आपके बिहार में भी 2 डिप्टी सीएम थे। डिप्टी खेलने का कारनामा आपने बहुत पुराना है आपका, और वो भी 2 डिप्टी सीएम लेने का। तो ये हमको ना सिखाए डिप्टी सीएम का बात, ये सबसे बड़ी बात इनके पास मुद्दा है नहीं। एक डिप्टी सीएम को लेके, यहाँ तक हमारे दल में क्या चल रहा है उसको लेके, मतलब आप अगर बात कीजिए पिछले 1 साल से जब ये सड़कों पर आप दिख रहे हैं, एक बार विकास की बात नहीं करेंगे कि हमारी पार्टी में क्या चल रहा है, हमारी कुछ कहना चाह रहे हैं सौरभ जी, कुछ कहना चाह, आपकी बात में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, क्या कमी है वो सबके सामने है। सौरभ जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आपकी बात में। मैं आ रहा हूँ प्रियंका जी। सौरभ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में अभी विकास की बात नहीं करके बता रहे हैं कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता भाई, तो जिस प्रकार से आज गौठान घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति जाके गौठान की स्थिति देखें। अभी भी जो बरसात हो रही है, ये हवाला देते थे कि बरसात में सब गाय आके वहाँ पर विश्राम करेंगी। आज बरसात में गौठान जाके देखेंगे तो आपको साफ साफ एक भी गाय दिखेगी नहीं गौठान में। आप कितने गौठान में थोड़ा बता दीजिए। की बात होती है कोई, है ना, रोका टेका के भी रोड में गाय आज आपको दिखने लगेंगी। तो मेरे कहने का मतलब है, आप जो योजना लाते हैं अच्छी बात है, योजना लाइए, पर उसका क्रियान्वयन अच्छे से करिए, उस पर वर्क करिए, उस पर मेहनत करिए। सिर्फ घोषणा पत्र में बोल देने से कुछ नहीं होता कि हम ये करेंगे। जमीनी स्तर पे उसका योग्यता के हिसाब से काम होना जरूरी है। यदि काम नहीं होगा तो हम विपक्षी पार्टी है, हम तो अपनी बात रखेंगे आपकी काम पे। आपने घोटाला योजना लाया तो हम बात रखे, उसमें जाके निरीक्षण किए और प्रमाण हमको गलत मिला तब हम बोल रहे हैं। उस प्रमाण के आधार पे तो हमको प्रमाण मिला तब हम बोल रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। उसी प्रकार से डीएमएफ फंड घोटाला हो गया, तमाम जाके देख लीजिए, घोटालों का गढ़ बन चुका है छत्तीसगढ़। मेरा यही निवेदन है कि आप सब काम छोड़िए, जनता की सेवा करिए। वो करने में आपको तकलीफ क्यों होती है? चाहे वो शराबबंदी हो, महिला आज भी पूछती है कि शराबबंदी कब होगा। उनके पति आज अपना काम धंधा छोड़ के शराब के लिस्ट में लिख चुके हैं। मैं यही आपके साथ, आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई साहब, जनता की महत्वाकांक्षी, जनता की दिमाग के साथ, जनता के दिल के साथ खेलना बंद करें। जनता सब समझती है, आने वाले समय में आपको सिर्फ और सिर्फ जनता छत्तीसगढ़ का बाहर का रास्ता दिखा देगी। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं आ रहा हूँ प्रियंका जी आपके पास जी। देखिए घोटाले, ये बात करें गोठान की, गोठान में गए कितने गोठान थोड़े बता दें। देखिए सबसे बड़ी बात, गोठान की बात करें, इनके समय में गोठान क्या हाल थे? गोठान तो था ही नहीं। गौशाला इन्होंने अपने नेताओं ने, इनके बीजेपी नेताओं ने अपने नाम पे जमीनें आवंटित करा ली, ये घोटाले किए। चारा के नाम पे 1670 करोड़ का घोटाला इन्होंने कर दिया था। और एक और बात मैं बोलूँ, यही घोटाले की ये बात कर रहे हैं, गोबर बेचने में, यहाँ रायपुर के बहुत बड़ा गौशाला है और छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा गौशाला है। कौन चलाता है सौरभ सिंह को मालूम होगा, और वो सबसे ज्यादा फंड गोबर बेच के कौन लेता है वो भी इनको मालूम होगा। तो इनके खुद के नेता तो उसी योजना के तहत फंड सबसे ज्यादा ले लेते हैं। इनके रमन सिंह जी धान बेच के, जो हमारा 2800 रुपये समर्थन मूल्य के तहत धान खरीद देते हैं, तो ये खुद भी उसका लाभ लेते हैं, मगर राजनीति करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं या गलत बयानबाजी कर देते हैं। तो ये इनको भी मालूम है। देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे बढ़िया मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनके पास क्या आधार है यहाँ लड़ने का? एक काम बता दीजिए विपक्ष के नाते ने किया हो। पिछले 4 साल में एसी रूम से तो बाहर निकले नहीं, ट्वीट खेले हैं। अभी जब 6 महीने चुनाव के रह गए, केंद्र के नेता आ रहे हैं तो अपने चेहरा चमकाने के लिए, अपने पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए उछल को थोड़ा कर रहे हैं, मगर जनता जान रही है कि इनके जो 15 साल था, देखिए अभी मैं बोलूंगा जो इस बार का चुनाव होगा वो इनका 15 साल का कुशासन, हमारा 5 साल का कुशासन के बीच होगा। इनका 15 साल का कर्मकांड और हमारा 5 साल का काम, इसके बीच चुनाव होगा। और जनता जान रही है कि किसने काम करके दिया है, क्योंकि हमने जो घोषणा पत्र में लिखा था वो तो वादे पूरे किए ही है, प्लस साथ में ऐसे वादे भी किए हैं या ऐसे काम भी किए हैं जो हमने घोषणा पत्र में ही लिखा था। जैसे कि आप आसमान स्कूल की बात कर लीजिए, आप सी-मार्ट की बात कर लीजिए, सस्ती दवाई दुकान की बात कर लीजिए, आप हाट क्लिनिक बाजार की योजना की बात कर लीजिए। तो हमने वैसे काम भी किए जो जनता से सरोकार रखते हैं। अरे इन्होंने बस्तर क्षेत्र के अंदर 300 स्कूल एक दिन बंद कर दिए थे, हमने वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। इन्होंने 15 साल में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज दिए थे, 5, हम 4 साल 6 कॉलेज तो दे दिए, अभी 1 साल के अंदर 4 और प्रस्तावित है। तो आप बात करिए कि इन्होंने क्या किया था 15 साल, हमने और क्या करके दिखाया। तो ये बहुत अंतर है, जनता जानती है। वो फिर से हमको 75+ सीटें देके सरकार बनाएगी। मेडिकल कॉलेज को लेके जवाब देना चाह रहे हैं जी सौरभ जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं प्रियंका जी से सवाल लूंगा जी। मैं ये तो बता रहे थे, तमाम इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में खुले गए हैं। एक और उदाहरण दे देता हूँ आपको, घोटाले का उदाहरण, आत्मानंद स्कूल इन्होंने खोला, अंग्रेजी मीडियम। पूरे भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के जो स्कूल थे उनको लिपा पोती करके पोताई किया, सामने बोर्ड लगा दिया
कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया, पर आज भी वो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाके देखेंगे तो स्थिति इतनी खराब है, कहीं से पानी टपक रहा है, कहीं से जर्जर हो रहा है। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, भर्ती प्रक्रिया में उसी आत्मानंद स्कूल में जो हिंदी मीडियम हुआ करता था आज अंग्रेजी मीडियम हो गया। अंग्रेजी मीडियम के जो भर्तियां आज तक विलुप्त है, बची हुई है। रायगढ़ के खुद कलेक्टर कह रहे हैं सबके सामने कि आज आत्मानंद स्कूल में भर्तियां बची हुई है, भर्ती प्रक्रिया बची है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजना थी उसको लिपा पोती कर राम नाम जपना, पराया माल अपना कहकर जनता को बेवकूफ बनाने का ये काम। प्रियंका जी क्या लग रहा है भाई? जी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया फाइनली बात रखने का। तो मेरा बस ये कहना है कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे ना अभी दिल्ली वाली बात, तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपनी ही बात को एक्सेप्ट कर लिया। वहां पर जितने बार से हम लोग यहाँ पर वहां स्थापित हुए तब से लेके आज तक, जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी वहां पर बीजेपी एमसीडी में था, और अभी तक एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद भी नालियां अगर भर रही है, कुछ हो रहा है, तो उस पे आज ही का न्यूज है, देखिएगा। हमारा एमसीडी जो था वो घाटे में चल रहा था जब तक बीजेपी के हाथ में था। आज हमारा उसका जो कलेक्शन है टैक्स का वो बढ़ के 1000 करोड़ समथिंग हो गया है, 500 कुछ करोड़ से समथिंग होकर के। एक चीज, एक बड़ी खबर है। उसके अलावा हमारे में कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि हमें हमसे सीखें और दुनिया। सर हमें घमंड नहीं, आप अच्छा सिखाएंगे हम भी सीख लेंगे, जैसे आपने हमसे स्कूलों के बारे में सीखने का, कॉपी करने का कोशिश किया। वो बात और है कि आप कर नहीं पाए। तो मेरा कहना है कि आप जो कहते हैं हंसदे वाली बात पे, मैं उस पे जवाब दे देती हूँ कि आपने जो बोला कि ये माइनिंग का इश्यूज है, केंद्र का मुद्दा है। सर पेशा कानून लागू करवाने का काम किसका है? उसके अलावा वहां फर्जी ग्राम सभा को लेके गांव वाले लगातार चिल्ला रहे हैं कि फर्जी ग्राम सभाएं हुई। 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, उसको लागू करवाने का काम किसका है? फर्जी ग्राम सभा की जांच कराने का काम किसका है? जमीन अलॉटमेंट करने का काम किसका है? ये सारा काम राज्य का है। और इस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हसदेव के पूरे मुद्दे पर जिस तरीके का स्टैंड रमन सरकार के समय में भूपेश बघेल लिख के किया करते थे, आते ही यू टर्न मारा। और दोनों ही पार्टियां राज्य के अंदर तो कुछ और बोल रही हैं, लेकिन केंद्र में जो बैठी सरकार है या राज्य के अंदर बैठी भूपेश बघेल की सरकार, इस पूरे मामले पे अडानी के साथ जब बात आती है तो दोनों की बढ़िया दोस्ती हो जाती है। वो दोनों का दोस्ती आप राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर देख सकते हैं। तो ये जो ये आरोप प्रत्यारोप, वही मेरा कहना है कि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होनी चाहिए। केवल एक, अगर वाकई मुद्दों की बात करें, रोजगार की बात करें, रोजगार के बारे में भूपेश बघेल की सरकार में इतने झूठ बोले गए। इन्होंने बोला था रोजगार देंगे, एक तरफ कहते रोजगार की कमी आई है, हमारे बेरोजगार कम हो गए, एक तरफ बेरोजगारी भत्ता बांट रहे हैं। तो दोनों में कौन सी बात सही है? पहले तो ये बता दीजिए कि अगर कोई बेरोजगारी, तो बेरोजगारी भत्ता किसको आप बांट रहे हैं? और अगर बेरोजगारी भत्ता बांट रहे हैं तो रोजगार कहाँ से आ गए हैं? उसके बाद आपने बड़े बड़े बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, राहुल गांधी के सामने भाषण दिया कि हमने इतने लाख रोजगार दे दिया। और जब सदन के अंदर जवाब देने की बारी आई तो आप 20,000 के आंकड़े दे पाए। वो 20,000 के आंकड़े का भी आकलन अभी तक नहीं हुआ है कि पकौड़ा तलने वाला तो नहीं है, क्योंकि हमारे केंद्र में भी बैठे जो मोदी सरकार है उन्होंने नहीं बोला था हम रोजगार देंगे, बाद में बोलते हैं पकौड़ा तलना भी जो है रोजगार है, पकौड़ा तलिए। तो ये बहुत ही दोनों में, मतलब मैं फैक्ट एंड सारी चीजों की बात कर रही हूँ कि इन फैक्ट्स को आप देखिए, इन फैक्ट पे कैसे दोनों एक हो जाते हैं और दोनों का मुद्दा कहाँ भटका के कहाँ ले जाया जाता है। अभी कहते हैं आम आदमी पार्टी, तो हम फिर वही कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी मुद्दा ही नहीं है एग्जिस्ट। अगर आपको लगता है नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन मुद्दा है जनता की सेवा, जनता को शिक्षा, जनता का ठीक है। समय समाप्त हो रहा है। प्रियंका जी, सौरभ जी, सत्या प्रकाश जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपों की बात की जा रही है। कांग्रेस ने हिंदी मीडियम स्कूल को अंग्रेजी का स्कूल बना दिया और बीजेपी कहती है कि वो स्कूल हमने बनवाया था। बहरहाल ये भी निकल कर आया कि उस आत्मानंद स्कूल में जिसको बीजेपी ने बनवाया, बाद में कांग्रेस ने चलाया, उसमें पानी टपक रहा है और आने वाला समय मानसून का है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण खबर ये भी है और बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उस स्कूल का ध्यान रखा जाए ताकि उसमें पढ़ने वाले बच्चे देश का भविष्य बन सकें और वो किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हो। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़।